So let's start the average power associated with रजिस्टर या प्योर रजिस्टिव सर्किट, एसी सर्किट की बात कर रहे हैं ना, इन एसी सर्किट। ठीक है, तो एवरेज पावर के लिए ये प्योर रजिस्टिव सर्किट ले लिया, सोर्स लगा दिया। ठीक है, लेट सपोज E इज इक्वल टू ले लिया हमने E नॉट साइन ओमेगा टी, देन वी नो दैट रेजिस्टेंस एंड मतलब रेजिस्टेंस एंड सॉरी करंट एंड वोल्टेज क्या होता है, इन फेज होता है। तो व्हाट शुड बी द करंट एट एनी टाइम t? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2। हमें निकालना है क्या, एवरेज पावर। एक तो तरीका है वर्क डन वगैरह निकाल करके, है ना, उससे आप निकाल सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू पी डी टी। और एक दूसरा तरीका डायरेक्ट भी बता रखा है मैंने, उससे भी निकाल करके देख सकते हो। डायरेक्ट वाले से कर दूं क्या इसको कि वर्क डन से करूं? जो लोग जल्दी बोलो। वर्क डन का मतलब है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पावर की टर्म्स में लिखा जाएगा पी डी टी, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है क्या, डी डब्ल्यू बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टोटल वर्क डन निकाल लोगे इससे। टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू पी डी टी। और एवरेज पावर फुल साइकिल के लिए W अपॉन टोटल टाइम, है ना, पूरे इसके लिए। ये तो हमने स्मॉल वर्क डन निकाला था इंस्टेंटेनियस के लिए, तो टोटल वन कंप्लीट साइकिल के लिए P एवरेज W बाय T। W कितना है, PDT अपॉन T। ध्यान से देखो, अगर मैं जो डायरेक्ट में बोलना चाह रहा था उसका मीनिंग क्या था। अगर मैं बोलता P एवरेज, तो आपको किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या बता रखा है। अगर एवरेज हमें पावर का निकालना है तो पावर का इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन dt अपॉन टाइम। टाइम का जो इंटरवल ले रहे हो 0 to t, तो यहाँ t। ध्यान से देखो सेम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये स्टेप हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो इस तरीके से आइए। तो 0 to t कंप्लीट वन साइकिल के लिए, है ना, फॉर वन साइकिल एवरेज पावर। तो कितना हो जाएगा P एवरेज, 1 अपॉन टी। P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, 0 to t कितनी है, EI dt। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, P एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी 0 to t E नॉट, डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई मैं, E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। हाँ, E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कांस्टेंट है ये, बाहर आ गए तो ये बन गया हमारा क्या, E नॉट I नॉट अपॉन टी लिमिट 0 to t, 0 यहाँ पे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 dt। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या बन गया, E नॉट I नॉट अपॉन 2t लिमिट 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में स्मॉल t, और cos 2 ओमेगा t का प्लस का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तो ये बन जाएगा हमारा कितना, P एवरेज इज इक्वल टू E नॉट I नॉट अपॉन 2t स्मॉल t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, एंड लिमिट विल बी 0 to कैपिटल T। बस अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। P एवरेज इज इक्वल टू E नॉट I नॉट अपॉन 2t, इसकी जगह क्या हो जाएगा, t माइनस 0 माइनस साइन 2 ओमेगा टी, तो ये 1 अपॉन 2 ओमेगा कॉन्स्टेंट है, लिमिट साइन 2 ओमेगा टी में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमने लिखा साइन 2, और ओमेगा को भी लिख रहा हूं मैं 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू टी, है ना, ये ओमेगा होता है, 2 ओमेगा को लिखा है हमने क्या, 2 पाई बाय T, और इंटू T की जगह लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, कैपिटल T।
तो वो लिख दिया, माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, साइन टी इंटू जीरो, कुछ भी हो तो साइन जीरो हो जाएगा ये पूरा। क्या मिल गया हमें, पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, t माइनस जीरो, टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई और साइन 4 पाई क्या होता है, जीरो, साइन जीरो भी जीरो, तो ये पूरा 1/2 ओमेगा जीरो से मल्टीप्लाई होकर के कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिल रहा है, बस ई नॉट आई नॉट बाय 2 बोले तो ई नॉट बाय √2 इंटू आई नॉट बाय √2, ये पी एवरेज किसके लिए है, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, ठीक है ना। एलसीआर में क्या आता है, ई नॉट आई नॉट बाय आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस फाइव, है ना। एलसीआर के अंदर कॉस फाइव का फैक्टर एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ई नॉट बाय √2 क्या हो गया, ERMS IRMS। अब इतनी बार हो चुका है तो आपके दिलो दिमाग में उतर चुकी होंगी ये चीजें, इसका मीनिंग, ठीक। तो हो गया सब, पावर फाइंड कर लिया हमने रेजिस्टेंस के लिए। एक के रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा एसी सर्किट में लगाने पर, एवरेज 1 साइकिल के अंदर इतनी पावर विल बी कंज्यूम, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद ये रेजिस्टिव सर्किट हुआ। अब बात कर लें किसकी, इंडक्टिव सर्किट की। पहले पावर्स को देख लेते हैं, ठीक है, एंड देन एनर्जी को देख लेंगे फिर साथ के साथ। सो नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज पावर associated with प्योर, कौन सा सर्किट ले लें, इंडक्टिव सर्किट, एसी सर्किट। तो एसी के अंदर हमें लगा देना है क्या इस टाइम पर, एसी सोर्स, ठीक। किसी ये ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो किसी इंस्टेंट टी पर आई करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट एट एनी टाइम या एनी इंस्टेंट टी, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्वेश्चन नंबर 1। बट सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो जल्दी बताओ, voltage leads current by voltage leads current by pi by 2, E is perpendicular to I in the AC circuit and E leads I by pi by 2 या I lags behind E by pi by 2, therefore I can be written as, बोलो, I naught sin omega t minus pi by 2, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक। ई आ गया, आई आ गया, हमें निकालनी है एवरेज पावर। अब इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। सो देयरफॉर इन वन साइकिल एवरेज पावर विल बी कितनी होगी, पी एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 to t pdt, डायरेक्ट कर दिया। ये वाला जो मेथड अभी बताया था मैंने, इससे भी यही आएगा सेम, यहाँ तक वो का वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या आ जाएगी, 0 to t e i dt, ठीक है। e और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, p एवरेज, ये किसके लिए चल रही है, अक्रॉस l, ठीक है। इंडक्टर के थ्रू जो पावर कंज्यूम की जा रही है, एवरेज पावर 1 साइकिल में, उसकी बात कर रहे हैं। 1/t 0 to t e की वैल्यू e नॉट साइन ओमेगा टी, अच्छा साइन ओमेगा टी, इसको
अब क्योंकि हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करना है तो हम यहाँ पर सिर्फ ओमेगा टी वाली टर्म्स लेना चाहते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला से। उसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है ना, मेरे को तो सिर्फ यहाँ मुझे पता है कि dt में लाना है, यानी कि t वाली टर्म्स चाहिए। तो सबसे सिंपलेस्ट टर्म क्या हो जाएगी? देखो, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यस सर। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, नहीं आया समझ में? ये देखो, आई नॉट साइन माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा ना पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। और साइन पाई बाय और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो पहले तो इसको ऐसे लिख दिया। माइनस साइन और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आपको याद हो तो यहीं से तो हमने ये बनाया हुआ है ना? तो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो 1 और 2 से ये वैल्यू देखो लो, डायरेक्ट मिल गया ना, ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी। बाहर क्या आ गया साहब? माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, 0 टू टी क्या दिख रहा है? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लासेस में बताया था, जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में हो, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 या साइन थीटा कॉस थीटा, क्या करना होता है? 2 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड। डिवाइड। तो बस ये कॉन्सेप्ट माइंड में फिट करने हैं और आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। पी एवरेज अक्रॉस एल विल बी माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, क्योंकि मैं t 2 से डिवाइड करूंगा तो पहली बार लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 0 टू t 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, बताइए 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए। स्पेशली बायोलॉजी वालों को याद रहना चाहिए, है ना? 10th में तो था, नहीं था कोई बात नहीं था तो आज वो दिन है, फिर से समझ लो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा 11th में आना चाहिए था, क्योंकि 11th के अंदर जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए जाते हैं तो वहां पे बताते हैं ये फॉर्मूला। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। ठीक है, वरना बायोलॉजी वाले हमेशा ही कहते हैं सर हमें तो मैथ्स नहीं आती। उससे थोड़ी मतलब है, याद तो रखना पड़ेगा, है ना? क्या हो जाएगा? 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, साइन 2 ओमेगा का इंटीग्रेशन, तो साइन 2 ओमेगा टी, वेरी गुड, cos 2 ओमेगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तो ये बन गया माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा एंड लिमिट 0 टू टी। ये माइनस बाहर आकर के इसको कैंसिल आउट कर गया, यानी कि प्लस बना गया। तो हमें मिल गया पी एवरेज अक्रॉस एल, और 2 ओमेगा भी बाहर आ गया। कितना हो गया? ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा टी, है ना? पहले इसमें लिमिट देख लेते हैं, अगर कुछ कुछ आ रही होगी वैल्यू जब, तो फिर हम ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी रख के टी से टी कैंसिल आउट कर देंगे, ये 4 पाई बन जाएगा। लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? अंदर बच रहा है सिर्फ 2 ओमेगा टी, 0 टू टी, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करो साहब। पी एवरेज consumed by inductor E naught I naught upon 4 omega t into cos 4 pi upon t into t minus cos 0। ठीक है, t से t कैंसिल, बच रहा है cos 4 pi। cos 4 pi क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ध्यान दीजिए साइन एक्स एक्सिस पर 0 होता है, चाहे इवन मतलब पाई हो, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, कोई दिक्कत नहीं। कॉस एक्स एक्सिस पर +1 या -1 होता है। प्लस होगा
पॉजिटिव एक्सिस पर, और -1 होगा नेगेटिव एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस पर हमेशा इवन टर्म्स आएंगी पाई की, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो साइन 2n पाई हमेशा +1, साइन 2n + 1 पाई बाय 2, और मतलब 2n + 1 पाई -1। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई फॉर cos -1 एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई फॉर cos +1। ठीक है, तो cos 4 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 1, और cos 0 और 1 - 1 पूरी टर्म 0. और 0 इंटू दिस 0, डन। तो पी एवरेज कितना आ गया 0 इसकी। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, पी एवरेज अक्रॉस इंडक्टर इज 0। ठीक है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमने रजिस्टर के को प्रूव कर दिया कि ERMS IRMS आता है। एवरेज पावर इंडक्टिव सर्किट ये प्रूव कर दिया हमने कि ये 0 आता है, और किससे हमको ये वेरीफाई हो चुका है, LCR के फॉर्मूले से। LCR का फॉर्मूला क्या था पी एवरेज का, ERMS IRMS cos phi। प्योर रेजिस्टिव सर्किट सेम फेज में होंगे तो phi 0 cos phi cos 0 1 ERMS IRMS ये आ रहा है। इसके लिए इंडक्टर के लिए cos phi की वैल्यू π/2 है ना, क्योंकि E और I एक दूसरे से 90 डिग्री, तो cos 90 0 आना चाहिए, आ रहा है, ये प्रूव कर दिया। और अब किसके लिए प्रूव करने वाले हैं, अगर प्योर कैपेसिटर होगा तो भी cos -π/2 भी 0 ही प्रूव करेंगे। अब हम इसको किसके लिए प्रूव करने वाले हैं, कैपेसिटर के लिए। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो यहाँ इंडक्टर हटा दें, क्या लगा दें, कैपेसिटर लगा दें। किसी इंस्टेंट पर AC voltage is given by E is equals to E0, but since we know that E is perpendicular to I and I leads E by π/2, इसका मतलब I is equals to I0 sin omega t π/2। तो ये तो sin π/2 plus theta cos theta I0 cos omega t। Therefore, in one cycle, average power will be 1/t 0 to t p dt, 1/t ei dt। E की वैल्यू कहाँ गई, कौन सी है, ये वाली, E0 sin omega t प्लस I0 cos omega t dt, माइनस नहीं आएगा, E0 I0/t sin omega t cos omega t, 2 से मल्टीप्लाइड कर दे, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, लेकिन ये माइनस अब बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया, ये 1 - 1 ये 0 आ गया। ये हो गया साफ प्रूफ, किसके लिए, प्योर कैपेसिटिव। हमने तीनों के लिए प्रूव कर दिया 1 by 1। नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या, एनर्जी एसोसिएटेड विद इंडक्टर एंड AC सर्किट। अभी हमने एवरेज पावर एसोसिएटेड निकाली थी, अब एनर्जी की बात करें तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एनर्जी की बात चल रही है तो एनर्जी के लिए हमने बोला, जैसे हमने AC सोर्स को कनेक्ट किया, बैटरी के लिए स्विच ऑन किया, करंट पहले इसमें बढ़ना स्टार्ट होगी, 0 to धीरे धीरे बढ़ेगी और अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्योंकि ये कॉइल में से जैसे ही करंट फ्लो होगी, क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्या ऑपोजिशन, स्टार्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा, इंड्यूस EMF। तो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या करे, आने वाली करंट का अपोज करे, यानी कि ये चाहेगा कि करंट कम हो, इसमें से नहीं आने देना चाहता, तो इसको इधर की तरफ EMF जनरेट करना है, एक EMF इंड्यूस करना है, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट आ रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। और ये इसी वजह से इसको क्या लिखते हैं, E = -L
di by dt. So अब ये मैं थ्योरी लिख नहीं रहा हूं. When the current starts growing at the rate of di by dt, then an EMF is being induced in the circuit which is given by E is equals to minus L di by dt. इक्वेशन नंबर 3. अब यहां पर हमें E की जगह क्या काम में लेना है, ये वाला ही. ठीक है, तो अभी आप इससे कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं अगर इसको E लिख रहे हो तो आप चाहो तो इंड्यूस ईएमएफ को मैं E इन लिख दूं, E इंड्यूस. ठीक है, E इंड्यूस माइनस L डी आई बाय डी टी. अगर ये इतनी करंट हुई है तो ये चाहेगा कि भाई एसी सर्किट है, एसी सर्किट हमेशा मैक्सिमम करंट आई नॉट को ऑब्टेन करना चाहेगा. तो ऑब्टेन करने के लिए इसने तो इसकी करंट को कम कर दिया, तो इस एसी सोर्स को एक एक्स्ट्रा एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करने के लिए इसको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन किस टर्म्स में करना पड़ेगा, पावर की टर्म्स में, है ना. एक तो वर्क डन होता है F इंटू डी एक्स, किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट दो तो. ठीक है, ये कौन सा वर्क डन होता है, मैकेनिकल वर्क डन. कौन सा वर्क डन होता है, मैकेनिकल. यहाँ पे क्या चल रही है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ कौन सा वर्क डन करवाना है, इलेक्ट्रिक वर्क. इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिक वर्क डन किस टर्म्स में चलता है, पावर की टर्म्स में. पीडीटी. ठीक है, पी डी टी, क्योंकि पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी. तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, पी डी टी. तो हम बोलते हैं, सो क्या लिखे, देयरफॉर टू ऑब्टेन और टू राइज द maximum value of current, the source has to do some work against this induced EMF. इंड्यूस ईएमएफ. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, विच इज गिवन बाय डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन इन dt टाइम. कितना लिखूं, dw इज इक्वल्स टू PDT. therefore total work done कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन W ऑफ is equals to डीडब्ल्यू. इंटीग्रेशन ऑफ dw p dt. ध्यान से देखिए, एनर्जी का जब भी कॉन्सेप्ट आता है हम क्या करते हैं, हमेशा एनर्जी Power फाइंड into करने के time. लिए वर्क फाइंड करते हैं, और वर्क ही उसकी जो भी हम जिस भी फॉर्म की बात कर रहे हैं उस टाइप की एनर्जी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है. तो बस हमारा काम हो चुका है. अब तो बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, सॉल्व द इंटीग्रेशन. तो ये जो वर्क डन निकलेगा इसी को हम क्या बोल देंगे, इसकी एनर्जी. किसकी एनर्जी, ये अगेंस्ट किसके करना पड़ रहा है हमें, इस कॉइल ने जो ईएमएफ इंड्यूस किया उसके अगेंस्ट. इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी ये सप्लाई कर रहा है वो किसको मिल रही है, इंडक्टर को. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं तो मैं अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहा हूं, दीवार को, वॉल को. तो इसी तरीके से ये अपनी एनर्जी लगा रहा है तो ये किसको ट्रांसफर कर रहा है, इसको. तभी तो ये इसकी वैल्यू को खत्म कर पाएगा. तो वो एनर्जी किस पे ट्रांसफर हो गई, इंडक्टर पे. तो वही इसकी क्या कहलाएगी, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर. इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर इन एसी सर्किट. एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा. ठीक है, तो बस ये वर्क डन जो निकलेगा वही उसकी एनर्जी स्टोर होगी. W इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है साहब. अच्छा, ये जो वर्क डन है ये अगेंस्ट वाला है, अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा. तो यहाँ पर ध्यान से देखना, P की वैल्यू जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये मुझे E के अगेंस्ट करना है. अगर यहाँ पर ये E इंड्यूस है तो इसको मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, P अगेंस्ट वाला
और अगेंस्ट का मतलब जैसे मान लीजिए फोर्स लगता है इधर और मेरे को एनर्जी चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी करनी, तो इसके अगेंस्ट वर्क डन लगा रहा हूँ। इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो जो भी वर्क डन करूंगा वो इस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा। कितना लगाऊंगा? जितना ये फोर्स है। अगर 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर पी डी टी पावर होती नॉर्मल ये कंज्यूम कर रहा होता, तो मुझे उसके अगेंस्ट उतनी पावर देनी पड़ेगी ना भाई। ये ई जो हुआ, इस ई की वजह से कुछ पावर बनेगी, उसी पावर जितनी एक्स्ट्रा पावर मुझे इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगानी। वही तो पी चल रहा है, पी अगेंस्ट। तो पी अगेंस्ट की डायरेक्शन, पी की डायरेक्शन तो है इस इंड्यूस के कारण इधर, हमें इस पी के अगेंस्ट इधर लगाना है। तो जो भी ये ई इंड्यूस आया है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ई चल रहा है इधर, इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई इधर। तो इसका मतलब यहां जो मैं ई इंड्यूस लिखूंगा उसको मैंने क्या लिख दिया, इसलिए माइनस। एक ऐसे लिख सकते हो। दूसरा लॉजिक पता हो तो आप डायरेक्ट ही क्या वैल्यू लिखोगे, प्लस एल डी आई बाई डी टी। हम क्या बोल देंगे वहां पर, दिस इज द अगेंस्ट ईएमएफ एनर्जी, ठीक है, या पावर। तो ये समझ में आ गया, ई इंड्यूस इंटू आई डी टी। पी की वैल्यू ई आई होती है, ई कौन सा लेना है ये याद रखना है, इंड्यूस वाला, ठीक है। तो यहां क्या लिख दूं, माइनस ई इंड्यूस इंटू आई डी टी। इंड्यूस कितना हो गया, माइनस, और ये माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस हो गया। या फिर आप डायरेक्ट बोल देते कि अगेंस्ट रखना था तो इसके अपोजिट एल डी आई बाई डी टी रखें इंटू आई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो गया साहब, क्या बच रहा है जल्दी बोलिए, एल आई डी आई। डी आई डी आई। ये जो इंटीग्रेशन चल रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, आई के रेस्पेक्ट में। और हमने यही बोला कि टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, तो लिमिट कहां से कहां तक लगाऊं, जीरो से आई नॉट। जीरो टू आई नॉट चल रही है बेसिकली, समझ में आया। इसलिए मैंने पहले लिमिट नहीं लगाई, वरना आप लोग टी बोलते। अभी समझ में आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में चल रही है, इंटीग्रेशन आई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो आई की लिमिट आएगी जीरो टू आई नॉट, ठीक। एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, जीरो टू आई नॉट आई डी आई। बोलिए कितना हो गया है जी, एल आई स्क्वायर बाय 2। आई स्क्वायर बाय 2। सो एल आई स्क्वायर बाय 2 लिमिट जीरो टू आई नॉट 1/2 एल हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। समझ में आ गया। अगर आई नॉट ना बोला हो और कुछ और वैल्यू बोल दी हो तो वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई वन बोल देंगे तो जीरो टू आई वन हाफ एल आई वन स्क्वायर, आई बोल देंगे तो हाफ एल आई स्क्वायर। जो भी यहाँ पे मैक्सिमम करंट बोल दी जाएगी वो आपको लिमिट लगा करके, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो अब हम क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन बाय external AC source will get stored in the form of energy of inductor. So कौन सी एनर्जी, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर। सो U ऑफ इंडक्टर कितना हो गया, हाफ। इससे कंफ्यूजन तो ना, इंडक्टर ही लिख देता हूं, इंडक्टर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज हाफ एल आई नॉट। फिर बता रहा हूं, जो करंट आप यहाँ पे मैक्सिमम लेने वाले हो वो करंट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अगर डिफरेंस चाहिए होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, कि वही मान लीजिए कभी क्वेश्चन में चेंज कर दिया, अभी एसी सोर्स लगा दिया, राइट नाउ किसी इंस्टेंट पर आई वन करंट फ्लो हो रही थी और कुछ देर बाद वो करंट बढ़ती बढ़ती आई टू हो गई, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इंडक्टर की। तो लिमिट क्या लग जाएगी, आई वन से आई टू हाफ एल आई टू स्क्वायर माइनस, है ना, समझ में आ गया, हाफ एल कॉमन आ गया, आई टू स्क्वायर माइनस आई वन। क्लियर है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय आपका क्या,
क्या है ये, इंडक्टर। ठीक है, कितनों को समझ में आ गया अभी प्रॉपरली? गुड। तो आज की सभा यही समाप्त होती है, 1 मिनट बच रहा है, तो 1 मिनट के अंदर अभी कोई टॉपिक होगा नहीं। तो कल आप एसोसिएटेड विद कैपेसिटर खुद से करके ला सकते हैं क्या? हिंट में दे देता हूं, कैपेसिटर के अंदर वर्क डन निकालने के लिए, इसमें पावर की टर्म्स में निकाला है, उसमें चार्ज ट्रांसफर होगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर, और चार्ज ट्रांसफर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और W का फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाई Q वाला फॉर्मूला, W इज इक्वल टू QV। तो Q है ना, Q चार्ज ट्रांसफर होगा तो V का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तो dW कितना हो जाएगा, V dQ, है ना। और V की जगह क्या लिख दोगे, W बाय Q इंटीग्रेशन, ये करके लेकर के आना, ये हो गया खत्म। बस यहां पर क्या आ जाएगा, V। क्लियर है भाई, करके लेकर क्या हो जाओगे ना। ठीक है सर, सो आई एम गोना एंड द मीटिंग। अच्छा हाँ, याद आया सर